तो ये एनएलएम सीरीज का सेकंड पार्ट है, ये सेकंड वीडियो है। Day 2. आपने पहला वीडियो जरूर देखा होगा, यदि नहीं देखा तो वो जरूर देखे। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। यहाँ पर मैं आपको एनएलएम के पूरे कंसेप्ट बता रहा हूँ, जिससे कि आप भी एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो अपना यहाँ पर इस वीडियो का पहला कंसेप्ट आएगा पुली कंसेप्ट। देखो पुली में अपन बात करें, अपन सबसे पहले पुली में क्या करते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेंशन मैंने एज्यूम कर लिया टी और टी। देखो टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे लगता है, तो यहाँ पॉइंट से अवे मैंने टी बना लिया। अब यहाँ पर ये टेंशन टू टी क्यों आता है, इसका रीजन क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए सिंपली होता क्या है, पुली क्या होती है, पुली मासलेस होती है, क्वेश्चन में अपन को गिवन होता है। तो यहाँ पर पुली मासलेस है, उसका मास क्या हो गया 0। एक्सेलरेशन इसका अपन पुली का मान लेते हैं, अपवर्ड में ए है, तो नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, देखो एक्सेलरेशन अपवर्ड में, इसका मतलब नेट फोर्स अपवर्ड में होगा, इसका मतलब टी डैश ज्यादा है। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा टी डैश माइनस का, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो टी प्लस का टी 2t हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2t इक्वल टू मास इसका क्या है 0, एक्सेलरेशन यहाँ पर a। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा टी डैश माइनस का 2t इक्वल टू 0 और टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 2t। यही तो कंसेप्ट है, तो अपन सीधा यहाँ पर t और t 2t लिख देते, ऐसा इसलिए होता है। सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर अपना आएगा एफबीडी कैसे बनाए, किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का, जिस भी बॉडी का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं ना, उस पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, बाह्य बल लग रहे हैं, उस सबको उस बॉडी पर ड्रॉ कर दो, तो उसका क्या बन जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पर बताता हूँ कैसे बनाते हैं अपन। जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है, इसका अपन अब क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये जो स्मॉल एम मास का यहाँ पर ब्लॉक है और ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, इन दोनों का अपन क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पर कैपिटल एम मास का ब्लॉक है ना, उसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। देखिए जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना, तो उससे जो भी यहाँ पर पुली अटैच है ना, उसको उसके साथ ही बनाना है। देखो ये पुली इससे अटैच थी, ठीक है ना, तो मैंने इसको बनाया है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये पुली अटैच है, पुली के ऊपर से क्या जा रही है, स्ट्रिंग जा रही है, तो स्ट्रिंग को अपन को यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। कुछ इस तरह से स्ट्रिंग जा रही है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे लगता है, तो टेंशन को इस तरह से लग जाएगा, जो कि अपने टी, यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन अपने टी एज्यूम किया है, तो यहाँ पर टेंशन टी हो गया, और यहाँ पर डाउनवर्ड में टेंशन हो जाएगा टी, क्योंकि हमेशा पॉइंट से अवे लगता है स्ट्रिंग में टेंशन। अब यहाँ पर क्या था, इसके अंदर ये ब्लॉक था, तो ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक इस पर नॉर्मल लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो वो मान लेते हैं अपन नॉर्मल क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में N1 लग रहा है, ये ब्लॉक इस पर लगा रहा है। अब ये ब्लॉक इस सरफेस के भी कांटेक्ट में, तो यहाँ पर भी नॉर्मल लगाएगा, जो कि अपन यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं क्या है, यहाँ पर नॉर्मल N2 है। अभी जो ब्लॉक है ना, इसका मास है में, तो इसका वेट भी तो लगेगा ग्रेविटी के कारण, तो यहाँ पर वेट हो जाएगा, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पर वेट हो जाएगा इसका mg। अभी जो सरफेस है ये भी तो फोर्स लगाएगी, जो कि क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल अपवर्ड में लग जाएगा, मान लेते ये नॉर्मल n, इस पर और कोई फोर्सेज नहीं लग रहे, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, तो फ्रिक्शन इस पर नहीं लगेगा। तो ये इसका हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे बनाते हैं। और अपन यहाँ पर स्मॉल एम मास का ब्लॉक है ना, इसका एफबीडी बनाते हैं। तो मैंने इस ब्लॉक को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। देखो ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो स्ट्रिंग हमेशा टेंशन पॉइंट से अवे लगाती है, तो इस पर अपवर्ड एक्शन में एक टेंशन लग जाएगा, जो कि टी। अब देखो क्योंकि इस ब्लॉक ने इस पर नॉर्मल लगाया था, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि एक्शन का रिएक्शन आएगा, तो वापस ये इस ब्लॉक पर लगाएगा N1, राइट है, तो ये हो गया वापस इस पर N1 लग गया। अब इस ब्लॉक ने इस पर लगाया था यहाँ पर N2, तो वापस ये N2 लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया यहाँ पर N2। अब इसका मास m है, तो ग्रेविटी के कारण वेट भी तो लगेगा, तो यहाँ पर इसका वेट आ जाएगा स्मॉल mg। करेक्ट है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये अपने एफबीडी बना दिया इस ब्लॉक का, ऐसे बनाते हैं अपन एफबीडी। अब यहाँ पर क्या होती है ना, अपन एक सिस्टम का भी एफबीडी बना सकते हैं, देखो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। अब यहाँ पर इसका मैंने एफबीडी बनाया, तो यहाँ पर वेरिएबल बहुत ज्यादा हो गए। कैसे हो गए बताता हूँ, N1 और N2 ये ऐसी वेरिएबल आ रहे हैं एक्स्ट्रा में, N1 और N2 ऐसी वेरिएबल आ रहे हैं, दो वेरिएबल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली इस पूरे को सिस्टम मान लूंगा। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक से अधिक बॉडी को इंक्लूड कर लेते हैं और उस पूरी को एक ही ब्लॉक मान लेते हैं अपन। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी को सिस्टम मान लूंगा। अब मेरे सिस्टम में कौन कौन सी बॉडी है, एक तो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है और ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, दो ब्लॉक है मेरे सिस्टम में। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, स्ट्रिंग यहाँ पर कनेक्ट थी, तो मैं स्ट्रिंग को भी ले लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रिंग इस तरह से कनेक्ट है। अब ये वाला पार्ट है ना, स्ट्रिंग आगे वाला, ये सिस्टम में थोड़ी आ रहा है, मैंने इसको सिस्टम माना है, तो ये वाली स्ट्रिंग आगे ऐसी जा रही है। स्ट्रिंग में टेंशन अपन ने टी एज्यूम किया था, तो सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग में टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, पॉइंट से अवे लगता हमेशा, जो कि टेंशन टी आ गया। अब यहाँ पर ये पूरा एक सिस्टम में, तो सिस्टम में क्या करता है, इसका वेट नीचे की ओर जो लगेगा ना, नेट वेट होगा नीचे की ओर, इन दोनों का मास
अपन को ऐड करना है। ऐड किया तो कितना हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस का स्मॉल एम, तो नेट इसका वेट आ जाएगा डाउनवर्ड में, जो कि ग्रेविटी के कारण लगेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी। ये इसका क्या आ गया, वेट आ गया नीचे की ओर। अब ये क्या है, पूरा सिस्टम एक सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस इस पर नॉर्मल लगाएगी अपवर्ड में, मान लेते हैं नॉर्मल क्या है एन। इस पूरे सिस्टम पर 3 ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये जो नॉर्मल लग रहा था ना, ये इंटरनल फोर्स है। अब तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं थर्ड पॉइंट कंस्टेंट मोशन की बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, हर जगह ये यूज होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, राइट है। तो अपन बात करते हैं कंस्टेंट मोशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कंस्टेंट मोशन अप्लाई कब करते हैं, जब दो बॉडी आपस में क्या हो, कांटेक्ट में हो, तथा उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, कांटेक्ट पॉइंट लूज ही नहीं हो रहा है, तब इस कंस्टेंट मोशन को अप्लाई किया जाता है। जैसे देखो, अब ये रोड है और ये वेज है, जब वेज इस डायरेक्शन में थोड़ा सा खिसकेगा तो ये रोड नीचे आ जाएगी, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना रोड और वेज का, ये लूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कंस्टेंट मोशन अप्लाई हो जाएगा। अपन को यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपली एक गिवन होता है, ये जो वेज है इसका एक्सेलरेशन अपन को गिवन है इस डायरेक्शन में, एक बॉडी का एक्सेलरेशन गिवन होता है, दूसरी का फाइंड करना होता है, या फिर एक बॉडी का वेलोसिटी गिवन होता है, दूसरी की वेलोसिटी फाइंड करनी होती है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपन को ये वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अपन को गिवन है ए, ये जो रोड है इसके एक्सेलरेशन क्या होगा वो अपन को फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपन को ये देखना है रोड का नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। तो मेरे को ये चीज तो श्योर हो गई, क्योंकि रोड को यहाँ पर देखो फिक्स कर रखा है, तो ये रोड श्योर है सीधी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी वर्टिकली, तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में होगा, सीधा वर्टिकल होगा। मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए डैश है, अपन ने एज्यूम कर लिया। अब क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा है, मेरे को बस इससे मतलब है ये वाला वेज इस डायरेक्शन में आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, इस वेज का इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है ना, वो जो कंपोनेंट मान लेते हैं वेज का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो रोड है ना इसका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 5 होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द वेज। अब इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज नहीं होगा। यदि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन 5 हो जाए इस डायरेक्शन में और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए 4 हो जाए, तो ये कांटेक्ट में रह सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ये आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगा। तभी अपन ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है इसका भी सेम रहना चाहिए रोड का, तो ये एंगल थीटा है। और अपन को क्या करना है, ये जो एक्सेलरेशन ना वेज का, इसका ये कंपोनेंट लेना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर देखो इस तरह से मेरे को ये तो पता है कि ये एक्सेलरेशन ए है, अब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, सबसे पहले देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइन है इसके जस्ट, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और वापस क्या हो जाएगा, इस तरह से ये खींचूंगा ना तो ये वाला वापस थीटा हो जाएगा मेरे पास। अब देखो मेरे को कंपोनेंट किसका लेना है, मेरे को कंपोनेंट लेना है ए का इस डायरेक्शन में, तो देखो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा ए साइन थीटा, तो मेरे पास कंपोनेंट आ गया ए साइन थीटा, किसका, वेज का कंपोनेंट। अब रोड का देखो, रोड का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, तो रोड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, सिंपल सी बात है, रोड को ध्यान से देखो, देखो रोड डाउनवर्ड में आ रही ए डैश एक्सेलरेशन से, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, सबसे पहले एंगल देखना होगा, ये सिंपली देखो वर्टिकली ऐसे मिलाऊं ना मैं, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला 90 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। मेरे को देखो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल मेरे को पता चल गया ना क्या है, थीटा है, तो कुल मिला के ये वाला एंगल क्या है मेरे पास, थीटा है, राइट है, ये एंगल मेरे को पता चल गया थीटा। अब सिंपल सी बात है, इसका कंपोनेंट लेना है इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा ए डैश कोस थीटा। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए साइन थीटा ए डैश कोस थीटा के इक्वल होना चाहिए, तो सिंपली मैं इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए साइन थीटा इक्वल टू ए डैश कोस थीटा। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास ए डैश को फाइंड करना है, तो मेरे पास ए डैश आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए टेन थीटा, जो कि मेरा क्या है, रोड का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड में, जो कि ए डैश मैंने एज्यूम किया था, कितना आया ए टेन थीटा, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंस्टेंट मोशन को अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये कंस्टेंट मोशन भी समझ में आ गया होगा।